हेलो स्टूडेंट्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमारा आज का विषय संबंधित है स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक और प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन से। इन तीनों ही अवधारणाओं का उपयोग हम आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हों अथवा समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण को मैं आपको समष्टि स्थैतिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थैतिकी और समष्टि प्रायोगिकी अवधारणाओं के द्वारा स्पष्ट करूंगी। उस विश्लेषण को स्पष्ट करने से पूर्व आपको इस संदर्भ में जानकारी आवश्यक है कि स्टैटिक, कंपैरेटिव स्टैटिक और डायनामिक का अर्थ क्या होता है, अर्थात स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक और प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण होता क्या है। इसको स्पष्ट करने के लिए, इन कंसेप्ट्स को स्पष्ट करने के लिए सबसे पूर्व मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रही हूँ। स्टैटिक क्या है? स्टैटिक शब्द हमने विज्ञान विषय के फिजिक्स या भौतिक शास्त्र से लिया है, जिसके अंतर्गत हम ये कहते हैं स्टैटिक क्या स्थिति है जब किसी भी वेरिएबल के अंतर्गत स्थिरता पाई जाती है, यानी उसमें मोमेंट नहीं पाया जाता है, गति नहीं पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति को हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत स्थैतिक की स्थिति कहते हैं। परंतु यदि हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें या अर्थशास्त्र के संदर्भ में बात करें तो हम यह देखते हैं स्थैतिक को हम भौतिक विज्ञान की तरह उपयोग नहीं ला सकते, क्योंकि स्थैतिक स्थिति अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव से संबंधित होने के कारण, मानव का अध्ययन होने के कारण हम मानव की गतिविधियों को स्थिर नहीं मान सकते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं उसमें गति तो होती है, लेकिन गति की दर जो होती है वह कांस्टेंट पाई जाती है, स्थिर पाई जाती है। ऐसे विश्लेषण को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। प्रोफेसर हेरोड ने इसे और अच्छी तरह से स्पष्ट किया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेरोड, एन इकोनॉमी इन विच रेट्स ऑफ आउटपुट आर कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टैटिक। यानी हेरोड ये कहते हैं कि यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की दरों में स्थिरता पाई जाती है तो उसे हम स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। उत्पादन परिवर्तित तो होता है, लेकिन दर जो होती है वो कांस्टेंट पाई जाती है। ऐसे विश्लेषण को अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। प्रोफेसर स्टिगलर ने इसे और बढ़ाया आगे और स्थैतिकी की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट किया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टिगलर, द स्टेशनरी स्टेट इज एन इकोनॉमी इन विच द टेस्ट, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी डोंट चेंज थ्रू टाइम। अर्थात स्टिगलर के अनुसार एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्थैतिक स्थिति तब पाई जाती है जब लोगों की पसंद, संसाधन और तकनीकी में समय अनुसार चेंज या परिवर्तन नहीं पाया जाता, परिवर्तन की दरें नहीं पाई जाती। इसे स्टिगलर क्या कहते हैं? स्थैतिक की अवधारणा। प्रोफेसर क्लार्क ने इसे और विस्तृत किया और कहा कि यदि एक स्थैतिक अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें कि इन 5 एरियाज़ के अंतर्गत किसी तरह से परिवर्तन की दर नहीं पाई जाती। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लार्क, इन स्टैटिक इकोनॉमिक्स नो चेंज अकर्ड इन फॉलोइंग एरियाज: पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वर्किंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, चेंजेज इन द हैबिट्स, टेस्ट एंड फैशंस ऑफ द पीपल। अर्थात प्रोफेसर क्लार्क ने ये कहा कि पॉपुलेशन या और उसके संगठन में, जनसंख्या उसके संगठन में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पूंजी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की टेक्नोलॉजी की दरों में परिवर्तन नहीं हो, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो काम कर रही हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में, संगठन में परिवर्तन की दर ना पाई जाए, और लोगों के आदतों, पसंद और फैशन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि इस प्रकार की परिवर्तन की दरें नहीं पाई जाती हैं
तो ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रोफेसर क्लार्क क्या कहते हैं? स्टैटिक इकोनॉमिक्स। मैक्रो स्टैटिक एनालिसिस क्या है स्टूडेंट? इसी बात को हम ये कहते हैं कि यदि हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समष्टि चरों के मध्य साम्य की विवेचना करने लगते हैं तो हम ये कहते हैं कि जब स्थैतिक साम्य व्यय होता है, जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समष्टि चर एक समय विशेष पर बिना परिवर्तन की स्थिति को लिए हुए साम्य में पाए जाते हैं, इसे प्रोफेसर कुरिहारा के द्वारा अपने शब्दों में इस तरह से विश्लेषित करने का प्रयास किया। अकॉर्डिंग टू कुरिहारा, if the object is to show a still picture of the economy as a whole, the macrostatic method is the appropriate technique। अर्थात कुरिहारा ये कहते हैं, यदि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समष्टि चरों के रिलेशन या प्रभाव को हम इस प्रकार से वर्णित करते हैं कि हमें एक स्टिल पिक्चर उसकी प्राप्त होती है, अर्थात साम्य जो होता है वो स्टैटिक पाया जाता है, जिसमें कि समय अनुसार परिवर्तन की संभावनाएं नहीं पाई जाती है। तो उन्होंने उसकी तुलना एक स्टिल पिक्चर के मार्फत की है। और ऐसी स्थिति में वो कहते हैं कि समष्टि चरों के मध्य जो संबंध पाया जाता है उससे हम एक फाइनल पोजीशन की प्राप्ति करते हैं या अंतिम संतुलन की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इसे ही समष्टि स्थितिकी की द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इसे हम प्रोफेसर केन्स के साम्य आय निर्धारण सिद्धांत की डायग्राम के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। प्रोफेसर केन्स ने अपने साम्य आय निर्धारण के सिद्धांत में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यदि हम साम्य आय निर्धारण के सिद्धांत की विवेचना कर रहे हैं कुरिहारा के अनुसार केन्स के, तो हम ये कहते हैं ये विश्लेषण अपने आप में स्थैतिक साम्य विश्लेषण कहलाता है। इस विश्लेषण को स्पष्ट करने के लिए हम वर्टिकल एक्सिस पे कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट यानी समग्र मांग को मेज़र कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे साम्य आय को लिख करके चल रहे हैं। 45 डिग्री की रेखा समग्र पूर्ति की रेखा है और C+I रेखा जहाँ पर 45 डिग्री की रेखा को काटती है वहाँ पर E बिंदु पर हमें साम्य प्राप्त होता है। और ये कौन सा साम्य है? अपने आप में जहाँ पर अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। और ये E जो बिंदु है यह कुरिहारा के अनुसार अपने आप में स्टैटिक इक्विलिब्रियम को स्पष्ट करता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की स्थिति क्या है? जहाँ समग्र मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर पाई जाती है। और यही साम्य जो है अर्थव्यवस्था की स्टिल पिक्चर को स्पष्ट करता है और इसे कुरिहारा ने बहुत ही अच्छा सुंदर उदाहरण माना है एक अर्थव्यवस्था की समष्टि स्थैतिक अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए। इस प्रकार से समष्टि स्थैतिकी की अवधारणा को हम केन्स के साम्य आय निर्धारण के सिद्धांत से स्पष्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्यों स्टैटिक इकोनॉमिक जो है हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसके लिए हम ये कहते हैं कि सबसे इजी मेथड है ये इकोनॉमिक एनालिसिस करने का और इसकी सहायता से हम फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल्स को भी समझ सकते हैं, क्योंकि फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल्स के अंतर्गत हम कुछ स्टैटिक मान्यताओं को लेकर चलते हैं, तभी हम कहते हैं कि स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांतों की विवेचना की जा सकती है। तो जब तक स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं होगा तब तक हम फ्री ट्रेड इकोनॉमिक्स को स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से स्टैटिक इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स को स्पष्ट करता है, जिससे कि हम साम्य की शर्तों की अवधारणाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टैटिक इकोनॉमिक का अध्ययन जो है अर्थव्यवस्था में क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसकी सहायता से हम ये एक बेस प्रदान करता है किसको? डायनेमिक एनालिसिस को समझने के लिए। हम प्रावेगिक की अवधारणा को भी तभी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास में स्टैटिक जैसी कोई अवधारणा है। यद्यपि मैंने आपको अभी स्टैटिक इकोनॉमिक के कई सारे एडवांटेज या इम्पॉर्टेंस बताई हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि स्टैटिक इकोनॉमिक की कुछ एनालिसिस के कुछ जो है अपने आप में लिमिटेशंस भी पाई जाती हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? जो हमारा स्टैटिक एनालिसिस है वो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पर बेस्ड है। जैसे हम कहते हैं यदि किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं स्टैटिक विश्लेषण में, तो हम ये मान के चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है, यानी पूर्ण प्रतियोगी बाजार की शर्तें पूरी होनी चाहिए,
साधनों की पूर्ण मोबिलिटी पाई जानी चाहिए, साधन पूर्णतः गतिशील होने चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल प्राप्त होना चाहिए। जो मान्यताएं हमारी अनरियलिस्टिक है, वास्तव में ये पूरी नहीं होती हैं, लेकिन स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस को स्पष्ट करने के लिए हम ये मान के चलते हैं। तो ये हम लिमिटेशन कहते हैं इस विश्लेषण की। ये एक सीमा पाई जाती है जिसके कारण जो हमारा सिद्धांत उतना ऑथेंटिक नहीं हो पाता है। इसी तरह से हम ये कहते हैं स्टैटिक इकोनॉमिक एनालिसिस की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि ये टाइम फैक्टर को इग्नोर करता है कि हम फिक्स टाइम पर बात करते हैं इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कब पाया जाएगा। ये जैसे हम ये कहते हैं साम्य आय का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहाँ समग्र मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, लेकिन समय के अनुसार उसमें क्या परिवर्तन होंगे इसकी विवेचना हम इस विश्लेषण के अंतर्गत नहीं कर पाते हैं, अर्थात टाइम फैक्टर को इन्वॉल्व नहीं करते हैं और स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि स्टैटिक एनालिसिस की एक लिमिटेशन यह भी पाई जाती है, इट डजंट एक्सप्लेन द प्रोसेस। ये जो एक प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं करता है और सीधे ही हम बात करते हैं कि फाइनल स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम पे हम पहुंच जाते हैं। इसी तरह से इसके अंतर्गत हम कुछ वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलते हैं, जैसे हम ये कहते हैं पॉपुलेशन, कैपिटल, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लोग, हैबिट्स ऑफ द पीपल्स, ये सभी कांस्टेंट पाई जाती हैं, जबकि ये अनरियलिस्टिक है। वास्तव में इन सब में परिवर्तन होता रहता है। इन कारणों से हम ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत स्टैटिक इकोनॉमिक्स की कुछ सीमाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण स्टैटिक एनालिसिस जो है अपने आप में महत्वपूर्ण विषय के रूप में होते हुए भी व्यवहारिक कम प्राप्त होता है।